तस्लीमात, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तस्लीम कहते हैं, प्लूरल है सलाम का। जैसे कहें माँ तुझे सलाम, तो ये उसका प्लूरल है, बहुवचन। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्किन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात माँ तस्लीमात। तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तस्लीमात माँ तस्लीमात। नागरिक का कर्तव्य, दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, 2009 से लेकर अभी तक लगभग इन्होंने 20,000 करोड़ खर्च करा पूरी कैंपेन करने के लिए कि कैसे डिफेम किया जाए, पर इस यात्रा ने उस 20,000 करोड़ के इनके इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया। कि पब्लिक हमसे अट्रैक्ट हो रही है, हमारे बारे में सुनना, जानना, देखना उन्हें अच्छा लग रहा है। ये जनता की आवाज है, ये संगठन नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र है, मजबूत है, और इसे और अच्छा बनाने का काम कुछ गिने चुने लोगों का ही नहीं है। 2013 में दिल्ली की राजनीति में एक रॉबिन हुड का जन्म होता है। जिन वायदों के साथ अरविंद केजरीवाल आते हैं कि वो पहले कहते हैं कि मैं जन लोकपाल लेके आऊँगा, वो कहते हैं कि इतना सारा प्रचार किया जाता है, इतने सारे पोस्टर लगाए जाते हैं, ये नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं कि अगर किसी नेता पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन और उसमें से भी वो कहते हैं कि मैं एक नई तरह की राजनीति करूँगा, मैं देश में सामाजिक सौहार्द की बात करूँगा, मैं सेकुलरिज्म के लिए लड़ूंगा, डेमोक्रेसी के लिए लड़ूंगा। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ उन्होंने बीते सालों में नहीं की है। मतलब करीब 2016-17 के बाद अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पटरी से उतरे हैं और वो इस चीज़ में चले गए कि कैसे भी करके चुनाव जीता जाए। बिल्किस बानो का मामला भी हुआ, गुजरात में चुनाव हैं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शब्द छोड़िए, उनकी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, जिनका कि मैं सम्मान करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनसे भी जब बिल्किस बानो के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मतलब जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमसे आप शिक्षा पे बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए। अरे भाई, अगर आप एक बलात्कार पीड़ित महिला के लिए, जिसके परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया हो, उसके लिए आप अगर ये भी नहीं बोल सकते कि उसके साथ गलत हुआ है, तो फिर आप ये बताइए कि आपकी एजुकेशन का मतलब क्या है। कुल मिलाकर बात यही है कि चाहे वो दिल्ली दंगों की बात हो, चाहे वो बिल्किस बानो की बात हो, चाहे वो NRC CAA के दौरान की बात हो, हर जगह पर अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टैंड रिजर्व रखे और जब भी उन्होंने मुंह खोला तो एक तरह से वो बीजेपी के सपोर्ट वाली ही बात रही। उन्होंने कभी किसी पीड़ित के समर्थन में कोई बात नहीं की। तो आप एक तरह से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उन्नयन तो देखते हैं कि राजनीतिक रूप से वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वैचारिक रूप से वो बार बार नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। ऊपर वाला आंखें सबको देता है, नजर किसी किसी को। मुख्य चुनाव आयुक्त जो 8 साल प्रधानमंत्री मोदी के बीते हैं, इस 8 साल में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि दरअसल हर बरस बदल रहा है या कोई कुछ महीनों के बाद ही चल रहा है। अगर उस फहरिस्त को भी देखें तो मौजूदा वक्त में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति मई 2022 में हुई है। लेकिन इससे पहले की फहरिस्त देखिए, अगर 2012 से 2015 याद कीजिए, VS संपत हुआ करते थे जो मनमोहन सिंह के काल में जिनकी नियुक्ति हुई थी। 2015 में उनको हटाया गया, कहा गया उम्र पूरी हो गई। सामान्य तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त, जब हम आपसे TN शेषन का सुप्रीम कोर्ट जिक्र कर रहा है, तो वो 90 से 96 तक रहे, यानी 6 साल रहने चाहिए। और 6 साल वो कैसे रहेंगे, इसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है। तो क्या तमाम नियम कायदे ताक पर रखकर अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए इस देश में मोदी सत्ता काम कर रही है? यह शासन का काम है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा बात समझ रहे हैं। हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वो विरासत है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। दिमाग सबको देता है, समझ
किसी किसी को। ये मामला है एक बेहद संवेदनशील मामला, सोहराबुद्दीन और कौशल बी के कथित इनकाउंटर से जुड़ा मामला है। इस मामले में देश के बड़े सियासतदान, गुजरात के अनेक बड़े पुलिस अधिकारी, तमाम तरह के लोग इन्वॉल्व थे और इसकी सुनवाई जिस अदालत में हो रही थी, सीबीआई की अदालत में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सुनवाई को पहले जज जो शुरू में जज करेंगे वही इसका अंत करेंगे। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन ये जो आंखें और नजर, दिमाग और समझ के बीच का जो अंतर है, जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग, मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। और दुनिया में प्रगति उन्हीं की होती है जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हिंदुस्तान में एक संगठन है जिसने 52 साल के लिए इस तिरंगे को अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लहराया। एक संगठन है, बाकी सब ने इस तिरंगे को लहराया, मगर वही लोग जो आज संविधान को खत्म करने में लगे हैं, वही लोगों ने 52 साल के लिए हमारे प्यारे तिरंगे को सलूट नहीं मारा। हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं। चले, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में 1947 के पहले एक प्रकार से दांडी यात्रा 1930 और 1942 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो 12 साल आप देखिए पूरा हिंदुस्तान उछल पड़ा था, सिवाय आजादी कोई मंत्र नहीं था। मैं इतिहास समझना चाहता हूं, क्योंकि आज इतिहास को नफरत का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। आज से 6 डायरेक्ट, इनडायरेक्ट छोड़ दो, हत्याओं के कारण ये 1 से सवा साल साबरमती जेल की हवा खा चुके हैं और जानबूझ के उनको भारत की संसद में लाकर तुरंत भारत का गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हटा के बनाने की हरकत वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को ठेंगा दिखाने के लिए किया है कि हम देखो किसको गृह मंत्री बना सकते हैं। वर्तमान गृह मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ क्लीन चिट मिली छोड़ दो,
लेकिन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से लेके गुजरात फाइल्स से लेके दुनिया भर के गुजरात बिहाइंड द कर्टन से लेके मैं सैकड़ों सरकारी मुसलमान से लेके सैकड़ों किताबों का और इसका संदर्भ देख के मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है, ये लोग भी जिंदा है, ये लिखने वाले, ये चीज़ें करने वाले लोग। गुजरात में मोदी के शासन के ऊपर किताब लिखने वाले रिटायर्ड IAS हर्ष मंदर अपनी किताब बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग मस्कियर एंड द मोदी ईयर्स इन गुजरात में लिखते हैं कि ये वो दौर था जब गुजरात में जगह जगह एनकाउंटर हुए। करीब 22 ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा निपटाया गया जिन पर मोदी की हत्या की साजिश रचने और आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया। बाद में जांच करने पर कईयों एनकाउंटर फर्जी निकले। दरअसल उन दिनों गुजरात में बहुत से मुस्लिमों का ये कहकर एनकाउंटर कर दिया गया कि ये आतंकी थे और मोदी की हत्या करने आए थे। नरेंद्र मोदी की जान को खतरा बताकर एनकाउंटर कर देने के कई फायदे थे। पहला, इससे ये संदेश जाता था कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा इसलिए है क्योंकि वे हिंदुओं के हित की सोचते हैं। इससे नरेंद्र मोदी के हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज बिल्ड होती थी। गुजरात में उन दिनों ऐसी बहुत सी खबरें आती थी कि मोदी, RSS नेताओं और भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश रचने वालों को पकड़ लिया गया। अब जबकि मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री तक बनाए हैं, तब भी आपको हर साल ऐसी कोई ना कोई खबर मिल जाएगी जिसमें कि प्रचारित किया जाता है कि मोदी की जान को खतरा है। ये एक सोची समझी टेक्निक है जिससे हिंदू वोटों में संवेदनाएं पैदा की जाती हैं और हिंदू हृदय सम्राट की इमेज भी बिल्ड की जाती है। इसी टेक्निक पर चलते हुए हरीन पांड्या की हत्या को, जिसे कि उनका खुद का परिवार एक राजनीतिक हत्या के तौर पर देख रहा था और पत्रकार भी इस हत्या को एक राजनीतिक हत्या के तौर पर देख रहे थे, उस घटना को भी मुस्लिमों पर डाल दिया गया और उल्टा इसे भाजपा और मोदी के फेवर में कर दिया गया। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हम इस समाज को बदलें कैसे। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, पर मैं थोड़ा वक्त कैसे निकालूं कि समाज के परिवर्तन में मेरा थोड़ा योगदान हो। मेरे बचे होने के को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं, तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं, मैं लिखता हूं। मेरे दोस्तों से काफ़ी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, इसलिए पब्लिक में ये बात डालनी चाहिए कि गालियां दी जा रही हैं। ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, एकता का देश है। बीजेपी ने, RSS ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है।